नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला .UPSC में। आप सभी को जानकारी है ये कि हम आजकल पॉलिटी कर रहे हैं और पॉलिटी में हमने पिछले कल भाग किए थे कि भाग 2 किया था और आज हम करेंगे भाग 3। तो आज पॉलिटी में जो हम पढ़ने वाले हम भाग 3। तो भाग 3 में या भाग 3 में क्या दिया है, मैंने आपको बताया था 22 भाग है, जिसमें से भाग 1 और भाग 2 मैंने आपको करवा दिए थे। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ भाग 3। अगर आप देखेंगे भाग 3 में, तो भाग 3 में किसका उल्लेख दिया है? भाग 3 में दिया है फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूल अधिकार है उसके बारे में किस में दिया है? भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। अगर प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार का या फंडामेंटल राइट का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग कौन सा है? भाग 3। अगर प्रश्न आता है कि भाग 3 में किसका उल्लेख है, तो आपका आंसर होगा मूल अधिकार का या फंडामेंटल राइट का या मौलिक जो हमारे अधिकार है उसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। इतना आपको समझ आ गया। अब जो भाग 3 में मूल अधिकार है, इसमें आर्टिकल भी हो गए, ये किस किस पेजों में दिया गया है या कितने अनुच्छेदों में दिया गया है, इस तरह से हो सकता है। तो 12 से 35 के बीच हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स है, हमारे क्या है, मौलिक अधिकारों का हमारे वर्णन किसमें किया गया? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगर आप देखेंगे, कहते हैं कि मौलिक अधिकार या जो अधिकार है या मौलिक अधिकार, इसको जो मैग्ना कार्टा हम कहते हैं कि मैग्ना कार्टा कहाँ से, तो क्या है कि ये फ्रेंच शब्द है। जो मैग्ना कार्टा है ना, ये फ्रांस का शब्द है और फ्रांस में मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार। फ्रांस में मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? अधिकार होता है। तो हम जो बोलते हैं ना कि भाई ये जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, कहाँ का मैग्ना कार्टा है, हम तो बोलते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्पत्ति तो इसकी ब्रिटेन से हुई है मैग्ना कार्टा शब्द की, लेकिन जो मैग्ना कार्टा जो शब्द है इसको फ्रांस में क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं। और अगर प्रश्न आता है कि मैग्ना कार्टा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस देश से हुई है, हम जो बोलते हैं ना कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, तो मतलब इसकी जो उत्पत्ति है वो किस देश से हुई है? ब्रिटेन से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो फ्रेंच शब्द है फ्रेंच में मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार। फ्रेंच में मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार। इतनी बात आपको समझ आएगी। अब आएगा मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार हमने लिया है अमेरिका से, यूएसए से। जो हमारा एक देश है यूएसए, उससे हमने क्या लिया है? मूल अधिकार का, जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार का जो उल्लेख है, वर्णन है, इसको हमने किस देश से लिया है। अगर क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। अगर प्रश्न बनता है कि अमेरिका से हमने भारतीय संविधान में क्या जोड़ा है, अगर उसमें से एक ऑप्शन मूल अधिकार भी आता है, तो मूल अधिकार को हमने किस देश से लिया गया है? यूएसए से, अमेरिका से। अगर आता है कि जो हमारे मूल अधिकार है इसको निलंबित हो सकते हैं, जो हमारे मूल अधिकार है, बिल्कुल। इसको निलंबित कौन कर सकता है? इसको निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगर प्रश्न बनता है कि हमारे मूल अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है, तो हमारे मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, जो हमारे देश के होते हैं या है, वो क्या कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों को, हमारे फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकते हैं। निलंबित कैसी परिस्थितियों में कर सकते हैं, आप अब ये सोच रहे होंगे। तो निलंबित ऐसी परिस्थितियों में कर सकते हैं, हमारा चाइना के साथ वॉर चल रहा है, हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है, या हमारा किसी अन्य देश के साथ अगर युद्ध चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में देश को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो उसके एवज में क्या होता है कि जो आम जनता होती है देश की, उनको बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती है, या कहीं ना कहीं आम जनता को भी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, समझौते करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसे नहीं चिल्लाओ कि ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में जब देश को पहले नंबर पर रखा जाता है, जब राष्ट्र को पहले नंबर पर रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आम लोगों के मौलिक अधिकारों को क्या है? कुछ समय के लिए याद रखना, कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया। अब आता है प्रतिबंध, कि हमारे जो मौलिक अधिकार, इस पर प्रतिबंध भी लग सकता है। बिल्कुल, हमारे जो मौलिक अधिकार है इसके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। और कैसी स्थिति में लग सकता है और कौन लगा सकता है? तो हमारे मौलिक अधिकार है जो, उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। और कौन लगाएगा? संसद लगाएंगी। हमारे मौलिक अधिकार पे अगर कोई प्रतिबंध लगाएगा तो वो लगाएगी संसद। संसद में लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिलकर, मैंने आपको कहा था, संसद बनती है। और संसद हमारे जो मौलिक अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और प्रतिबंध ऐसी स्थिति में लगा सकती है, मान लो देश के अंदर राष्ट्रीय
आपातकाल चला है, किन्हीं कारणों से देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल चला है। आपको पता है 352, 356, 360 के अंतर्गत हमारे देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति में देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके जो मौलिक अधिकार है, जैसे 1975 में आपने देखा होगा, जब 1975 में देश के अंदर इमरजेंसी लगती है, तो उस समय भी हमारे जो प्रतिबंध मौलिक अधिकार थे उन पर क्या लगाया हुआ, प्रतिबंध लगाया गया था। तो अगर प्रश्न बनता है कि हमारे जो मूल अधिकार उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। कौन लगाएगा? संसद लगाएगा। मैंने आपको संसद में बता दिया, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद बनाती है, ये प्रतिबंध लगा सकते हैं। और कैसी स्थिति में लगा सकते हैं? अगर देश के अंदर इमरजेंसी लगती है, वो किसी भी आर्टिकल के तहत, चाहे 352, 356, 360 के अंतर्गत अगर किसी भी तरह का राष्ट्रीय आपातकाल देश के अंदर लगता है, इमरजेंसी देश के अंदर आती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो हमारे मूल अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब एक चीज और आती है कि जो मूल अधिकार, इनका रक्षक कौन है, या इनको कौन इसकी रक्षा कर सकता है? जो हमारे मूल अधिकार है, अगर कल को सरकार छीन भी लेती है तो इसकी रक्षा कौन करेगा? तो इसकी रक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, जो हमारे नजदीक में पड़ता है। मैक्सिमम लोगों के हाई कोर्ट नजदीक पड़ता है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ तो मेरे लिए शिमला का जो हाई कोर्ट है वो नजदीक है। कोई उत्तर प्रदेश का है तो उसके लिए जो अपना गोरखपुर में या कहीं भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाई कोर्ट होगा स्टेट का, या इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सॉरी, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो उसके लिए नजदीक पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के अपेक्षा उसके लिए हाई कोर्ट नजदीक होगा। तो अगर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मेरे मौलिक अधिकारों पे सरकार प्रतिबंध लगाती है, किन्हीं भी कारणों से लगाती है, अगर मैं चाहूं तो इसकी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मैं कहां जा सकता हूं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। अगर ये प्रश्न आता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, या हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो इसमें आपने क्या कहना है? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी न्यायालय है, जो वो जुडिशरी है, ये हमारे क्या कर सकती है? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। अब अगर क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स है, ये वाद योग्य है? बिल्कुल, आप इसमें हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके वार्तालाप कर सकते हैं। वाद योग्य मतलब बातचीत आप इसमें कर सकते हैं कि क्यों है, किन कारणों से, या जिस भी तरह का XYZ जो भी आता है, तो वो वाद योग्य है। हम इस पर डिबेट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके हम अपना पक्ष रख सकते हैं, और जो हमारे एडवोकेट होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसमें वाद कर सकते हैं, मतलब इसमें बातचीत कर सकते हैं। अगर आता है हमारा जो मूल अधिकार है प्रवर्तनीय है, मतलब इन्फोर्स कर सकते हैं हम किसी के ऊपर। मान लो अगर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से, जो मेरे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इनको मैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स करवा सकता हूं। मतलब ये हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कैसे है? परिवर्तनीय है, इन्फोर्समेंट है, मतलब प्रवर्तनीय है, हमारे क्या है? मौलिक अधिकार है। मतलब हम इन्फोर्स कर सकते हैं इसको, किसके माध्यम से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से इसको हम क्या कर सकते हैं? इन्फोर्स कर सकते हैं, मतलब सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि आपने जो ये निर्णय लिया है, या किसी के मौलिक अधिकारों का आपने अगर हनन किया है, तो उनको इस बात का सुप्रीम कोर्ट में इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि किस तरीके से हुआ है। ये क्या है कि भाई वाद योग्य भी है, इन्फोर्समेंट भी है, प्रवर्तनीय भी है। इतनी बात क्लियर होगी? बिल्कुल। अब आप देखेंगे इसमें क्या है कि मौलिक अधिकार, मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 12 से 35 है। तो ये कि इसमें भी एक क्राइटेरिया भी है कि भाई 12 से 18 तक समानता का अधिकार है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इस तरह का इसको डिवाइड किया है। तो जो आज हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार में, वो हम करेंगे आज समानता का अधिकार। जो कहां से दिया गया है? वैसे तो 14 से 18 है, लेकिन हम जो भी पढ़ेंगे इसको 12-13 भी हम इसमें पढ़ेंगे। जो परिचय दिया है या क्या और सारी चीजें जो इसमें दी गई है उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। आज हम कौन सा अधिकार पढ़ने वाले? समानता का अधिकार। तो जो अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो नोट्स में आपने क्या लिखना है? मूल अधिकार, उसके नीचे लिखना है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। कल करेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार, फिर करेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस तरह से हम अलग अलग करेंगे, और 12 से 35 जितने भी अनुच्छेद है इसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो आज अगर पढ़ेंगे हम आर्टिकल 12, आप देखेंगे आर्टिकल 12 में क्या दिया है, अनुच्छेद 12 में क्या दिया है? अनुच्छेद 12 में दिया है परिचय, कि मौलिक अधिकार का परिचय या इसके बारे में जो वर्णन दिया गया है, कुछ बातें अगर बताई गई है तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? अनुच्छेद 12 बोलता है राज्य ऐसा कोई कानून न बनाए जिससे मूल अधिकारों का हनन हो।
मतलब अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 परिचय देता है मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट का, कि सरकार ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे किसी व्यक्ति का, क्यों? क्योंकि जो मौलिक अधिकार है किसको, ये किसी स्टेट को नहीं दिए जाते, ये किसी सेंटर को नहीं दिए जाते, ये किसी सोसाइटी को नहीं दिए जाते, बल्कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 12 भी यही बोलता है कि राज्य ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या हो, हनन हो। इतना क्लियर हो गया कि भाई कोई स्टेट ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे किसी व्यक्ति के जो मूल अधिकार जो दिए गए हैं इसमें से किसी एक भी अधिकार का क्या हो, हनन हो, एक उस व्यक्ति का उत्पीड़न हो, या उस व्यक्ति के जो उसको अधिकार या फंडामेंटल उसको राइट्स है उसका क्या हो, उल्लंघन हो, या ऐसा कोई कानून क्या है, स्टेट ना बनाए। लेकिन लोग अगर अराजकता ना फैलाए, कुछ और चीजें ना हो, तो उसके लिए क्या दिया है, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए भी कुछ कहा है अनुच्छेद 12 ने। तो अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, जैसे स्टेट, सेंट्रल बॉडी, बिजली विभाग या आदि आदि जो भी सारी चीजें हैं। मतलब अगर जैसे आप देख लो बिजली विभाग है, अगर आपका दिल किया कि आपने चोरी से लाइट ले ली, मतलब बिजली मीटर नहीं है आपके घर में, कुछ नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, बिजली से चोरी से आपने बिजली ले ली, आप बिल नहीं दे रहे, उसका कुछ नहीं दे रहे। मतलब इसमें तो सरकार क्या करेगी, इसमें जो लोकल बॉडीज होगी, इसमें स्टेट और सेंटर का जो मतलब है ना वो लोकल बॉडीज से है। वो ये नहीं है कि सेंटर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नहीं, सेंटर से ऐसा मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार दिल्ली से होगा कि भाई वो करेगी, बिल्कुल भी नहीं। लोकल बॉडी को अथॉरिटी दी है। लोकल बॉडी को क्या अथॉरिटी दी है कि अगर कोई व्यक्ति बिजली चोरी से करता है तो ये उसका मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में बिजली विभाग क्या है कि आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, आपको सजा भी दी जा सकती है। और मान लो एयरपोर्ट के कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वो क्या करेगी, आपको एयरपोर्ट की जहाँ एयरपोर्ट है उसके नज़दीक घर नहीं बनाने देगी, या आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा कि हम यहाँ घर बनाए कि नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पे आपका क्या है, आप बोलो कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं सड़क के बीच में घर बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो समाज में अराजकता ना फैले इसके लिए क्या किया गया है, सरकार ऐसा भी कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, और आप भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे जो लोकल बॉडीज है, जो स्टेट का मतलब पॉलिटिकल भाषा में लोकल बॉडीज है, सेंटर स्टेट का मतलब लोकल अथॉरिटी से है, चाहे वो आपका बिजली विभाग है, चाहे आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, चाहे कोई सड़क विभाग हो, कोई भी हो जो लोकल अथॉरिटी है, या मेयर हो गया। बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, जैसे मैं शिमला से हूँ तो शिमला के अंदर मेयर होता है, डिप्टी मेयर होते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपके ऊपर क्या है कि उस चीज के लिए कानून बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपका दिल किया कि आपने बीच सड़क में घर बना दिया तो सड़क विभाग वाला बोलेगा ना कि आप बोलोगे तो ये तो जी हमारा मौलिक अधिकार है, सड़क विभाग वाला बोलेगा कि आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशन इस देश के है, आप कहीं और सड़क के बाहर घर बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो सड़क बनी है, एनएच बना है, नेशनल हाईवे, उसके बीच में आप घर बना दो। तो मतलब समाज के अंदर अराजकता ना फैले, इसके लिए सरकार अनुच्छेद 12 क्या बोलता है कि सरकार कोई ऐसा भी कानून नहीं बनाएगी जिससे आपके मौलिक अधिकार का हनन हो। अगर आप कोई इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश समाज के अंदर करता है तो जो लोकल बॉडीज है वो क्या करेगी, आपको सजा दिलवाने का काम करेगी। तो अनुच्छेद 12 तो परिचय देता है। अब देखेंगे आप अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है, अल्पीकरण असंगत। मतलब अगर आप कोई ऐसा कानून है जो पहले से, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बना 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, उससे पहले अगर कोई ऐसा कानून है जैसे पर्सनल लॉ है, या वक्फ बोर्ड है, या इस तरह का जो भी, या हिंदुओं के कोई कानून है, या मुस्लिम के कोई कानून है, ईसाइयों के कोई कानून है, वो कानून भी बरकरार रहेंगे। क्या बोलता है अनुच्छेद 13, अगर संविधान बनने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसा कोई कानून है, या पर्सनल लॉ है जैसे वक्फ बोर्ड है, या हिंदुओं का कोई कानून है, वो भी क्या है, बना रहेगा, बशर्त कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो हमारे मूल अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए। क्या समझे आप? अनुच्छेद 13 क्या बोलता है कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कि अगर कोई कानून है वो भी बने रहेंगे, मतलब वो भी अभी तक बने रहेंगे, बशर्त अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया है, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया है, उसके बाद जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं अगर उसका हनन ना करता हो तो वो क्या बने रहेंगे। अगर वो हनन करता है तो उसका अल्पीकरण, अगर वो असंगत है तो उसका क्या होगा, उसका अल्पीकरण होगा। अगर वो न्याय योग्य नहीं है मौलिक अधिकारों के तो उसका क्या होगा, अल्पीकरण होगा, अगर वो असंगत है। जैसे अभी आपने सुना होगा तलाक, कोई मुस्लिम धर्म में जो था, ये कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को ये कहता था तलाक तलाक तलाक, तो क्या हो जाता था, इससे हो जाता था ये कि
वो व्यक्ति जो था वो अपनी वाइफ को तलाक दे देता था। लेकिन इससे क्या हो रहा था, उस औरत के मूल अधिकार, जो उस औरत के मूल अधिकार थे, उस अधिकारों का हनन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 13 बोलता है अगर आपका कोई संविधान बनने से पहले कोई कानून बना हुआ है और अभी भी है, और अब वो क्या करता है कि वो संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसी चीजों को हटा दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा तलाक में क्या था, तलाक अहसन, तलाक हसन, तलाक विदत, 3 प्रकार के तलाक थे। तलाक में जो मुस्लिम के पर्सनल लॉ में थे, तलाक 3 प्रकार के थे, तलाक अहसन, तलाक हसन, तलाक विदत। तो इसमें क्या होता है जी कि इसका क्या, जो तलाक विदत था ये क्या कर रहा था कि औरतों के साथ, जो औरतों के मूल अधिकार थे उनका हनन कर रहा था, तलाक तलाक तलाक, और वो बेघर हो जाती थी वो औरतें। तो उनको क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, तलाक विदत को खत्म कर दिया। था तो वो पहले से बना हुआ, लेकिन अगर वो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, तलाक विद्दत, तो तलाक विद्दत को खत्म कर दिया। इससे क्या है कि महिलाओं के जो मौलिक अधिकार थे उसकी क्या की गई, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या न्यायालय द्वारा, जुडिशरी द्वारा उसकी क्या की गई, रक्षा की गई। तो ये तो था अनुच्छेद 13 कि अगर कोई कानून है वो संविधान से पहले भी था और आज भी अगर वो बना हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो किसी का क्या करता है, मौलिक अधिकारों का उसके साथ उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकारों, उसके अधिकार उसको छीनने की कोशिश करता है, तो उस चीज का क्या होगा, अल्पीकरण होगा। मतलब उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा या उसका अल्पीकरण होगा। अगर वो असंगत है तो उसका क्या होगा, अल्पीकरण होगा, यानी वो खत्म किए जाएगी। अब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कानून के समक्ष जो समानता है, आर्टिकल जो 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। इसका सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था एक शास्त्री थे, उनका नाम है एविडेसी, नाम उनका। कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एविडेसी है उनका सिद्धांत कौन सा है। तो एविडेसी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कानून के समक्ष समानता। यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो एविडेसी है इक्वालिटी बिफोर लॉ का इन्होंने सिद्धांत दिया है। और ये कानून के समक्ष समानता हमने किससे लिए, यूनाइटेड किंगडम से, मतलब हमने ब्रिटेन से इसको लिया गया है, कानून के समक्ष समानता। अब आप देखिए कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण इसको हमने किससे लिया है, यूएसए से लिया गया है। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि कानून के समक्ष सब समान है, लेकिन भारत क्या करता है, भारत इसको ना 20% अपनाता है, 20%, और कानून के समान संरक्षण इसको हम 80%, इसको क्या करते हैं हम 80%। अब इसमें क्या है, कानून के समक्ष समानता, ये क्या है। अब इसमें हो जाता है कि अगर 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा और एक 20 साल का बच्चा है। अब भारत में क्या होता है, अब यूएस ब्रिटेन का जो कानून के समक्ष समानता है इसमें तो कि 5 साल के बच्चे के लिए भी वही कानून होना चाहिए और 20 साल के बच्चे के लिए भी वही कानून होना चाहिए। अगर 5 साल का बच्चा कोई अपराध करता है और उसी श्रेणी का अपराध कोई 20 साल का व्यक्ति करता तो दोनों को समान सजा होनी चाहिए। लेकिन भारत क्या बोलता है, भारत यूएसए वाला कॉन्सेप्ट अपनाता है, कानून के समान संरक्षण, मतलब कानून के समान होने तो सब समान चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए कि कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, पॉजिटिव भेदभाव होना चाहिए। वो कैसे कि अगर 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए कुछ और कानून हो, अगर 20 साल का बच्चा तो उसके लिए कोई और कानून हो। तो आपने देखा भी होगा जब आप कहीं ट्रेन में सफर करते हैं, आप बस में सफर करते हैं, तो जो 5 साल का बच्चा होगा उसका कम टिकट लगता है और जो 20 साल का बच्चा उसका ज्यादा टिकट लगता है। तो यही है जो भारत ने जो कॉन्सेप्ट अपनाया हुआ है, कानून के समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, कानून के समान संरक्षण, यानी कानून के समान है तो सभी को संरक्षण है, लेकिन अगर 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए कम टिकट होगा ट्रेन में, कम टिकट होगा बस में, और अगर कोई 20 साल का बच्चा है तो उसके लिए ज्यादा, जितना एक बड़े व्यक्ति के लिए टिकट बनता है उतना टिकट बनता है। मतलब भेदभाव तो होना नहीं चाहिए, है तो सब समान है, लेकिन आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि सोसाइटी में, देश में क्या है, एक बैलेंस बना रहता है। ये तो डिसबैलेंस जैसा हो जाता है, एक बैलेंस बना रहता है। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए भारत किस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अपनाता है, 80% हम कानून के समान संरक्षण को अपनाते हैं, और कानून के समक्ष समानता इसको हम 20% अपनाते हैं। तो अनुच्छेद 14 समझ आया आपको। अब आता है अनुच्छेद 15 पे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, 5 चीजों में बोलता है कि 5 चीजों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, जन्म और वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। अगर धर्म के आधार पर मैं मान लो हिंदू हूं या मैं मान लो मुस्लिम हूं, मैं मान लो ईसाई हूं, तो अगर मेरे साथ धर्म के आधार पर कोई, जहां पे हिंदू
बहुसंख्यक में अगर वहाँ मुस्लिम के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करता है तो वो बात भी क्या है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में किसी के साथ भी जो कोई बहुसंख्यक है अगर वो इस तरह से कर रहे हैं किसी अल्पसंख्यक के साथ या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव कर रहे हैं, तो ऐसे आधार पर अगर मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केस कर सकता हूँ या उनको सजा दिला सकता हूँ। जाति के आधार पर आता है, अगर मैं किसी निम्न जाति से हूँ या अपर जाति से हूँ तो किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप देखो, आप दलितों के साथ शोषण कर दो या आप जो हरिजन जाति है उनके साथ शोषण कर दो, मतलब आप क्या ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि आप धर्म और जाति के साथ किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अगर आपके साथ जाति के आधार पर भी भेदभाव हो रहा है, दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, राजपूतों के साथ भेदभाव हो रहा है, ब्राह्मण के साथ भेदभाव हो रहा है, किसके आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और आपको सजा दिलाई जा सकती है। लिंग यानी कोई महिला पुरुष में कोई भेदभाव किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। जन्म यानी आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, आपने महाराष्ट्र या गुजराती के साथ आपने क्या देखा होगा कि महाराष्ट्र का भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि भाई तुम बिहारी हो, तुम गुजराती हो। महाराष्ट्र के में जब लोग वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र के अंदर, तो अगर वहाँ पे बिहारी कोई जॉब करने के लिए जाता है तो उसके साथ जन्म के आधार पे भेदभाव होता है कि तुम भाई बिहार के हो, तुम महाराष्ट्र में कैसे काम कर सकते हो या क्या चीज़ कर सकते हो। तो ऐसे आधार में भी आपका क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आप ऐसी स्थिति में भी किसी को सजा दिलवा सकते हो। वंश के आधार पर, वंश कैसे, अब आपने नाम सुना होगा, लोकसभा मेंबर भी है ओवैसी अवैसी ऐसा उनका नाम है, वो हैदराबाद से, जो उनके पूरे पूर्वज थे उस समय उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब आज की स्थिति में जब से हमारा संविधान लागू हुआ, अब हम ये तो नहीं कर सकते ना उनके साथ वंश के आधार पर भेदभाव कि तुम जिस वंश से संबंध रखते हो उन्होंने एक समय अंग्रेजों का साथ दिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया है, केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार में। अब वो क्या है कि वो जो सिंधिया परिवार था उन्होंने एक समय झांसी की रानी का विरोध किया था, अंग्रेजों के साथ मिलकर झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनको हराने के लिए जो प्रयास किए थे, या उनके वंश ने जो जो भी उस समय किया था। आज अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये कहे कि आप जिस वंश से आते हैं उन्होंने एक समय अंग्रेजों का साथ दिया था, या आपने उस समय देश विरोधी जो लोग थे या जिन लोगों ने हमारे पर शासन किया उनका आपके वंश ने समर्थन किया, तो हम आपका भी विरोध करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप वंश के आधार पे भी किसी का विरोध नहीं कर सकते। कब, 26 जनवरी 1950 के बाद जब से हमारा संविधान लागू हुआ है। तो आप देखेंगे ना कि जो हमारा संविधान है ना, हमारे संविधान को ना बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारे संविधान के निर्माता थे ना, उन्होंने एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से हमारे जो संविधान का जो निर्माण किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। आप देखेंगे, अब देखेंगे कि आप वंश के आधार पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। आप देखेंगे आप अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन की समानता। यानी आप सरकारी नौकरी में अगर जाते हैं तो आपके साथ जाति, लिंग, संस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन यानी आप जब पब्लिकली जहां काम करते हैं आपके आधार पर क्या है, जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ध्यान देना है, ये चीजें क्या दी है, सिर्फ जाति धर्म नहीं दिया हुआ यहाँ पे दिया है कि जाति, लिंग, स्थान, यानी जाति, लिंग, स्थान के आधार पे सरकारी नौकरियों में कहीं भी आप साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे, अब आप मान लो जाति के आधार पर कोई दलित है, तुझे ये काम नहीं मिलेगा या तू ये काम नहीं कर सकता, ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता है। लिंग है, कोई महिला है उसको बोलेगी तू ये काम नहीं कर सकती या तुम ये काम नहीं कर सकती। महिलाओं के साथ अगर इस तरह का लिंग के आधार पे कोई भेदभाव भी नहीं कर सकते। स्थान, मैंने आपको स्थान बताया ही। आप अगर महाराष्ट्र में या बिहारी कोई महाराष्ट्र में जाके नौकरी करता है उसको वहां पे जाके नहीं बोला जा सकता है कि तू सरकारी नौकरी में नहीं, क्योंकि तू बिहार से है, तू महाराष्ट्र के अंदर नौकरी नहीं कर सकता कोई सरकारी, क्योंकि तुम बिहार से हो। तो स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बोला बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसका विकास किया गया है। वो कैसे कि संविधान बोलता है कि आप वैसे तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब पॉजिटिव भेदभाव हो सकता है, सकारात्मक भेदभाव। यानी जैसे कहीं हार्ड ड्यूटी है, भारत और चाइना का वॉर चल रहा है, वहां ज्यादा संख्या महिलाओं की नहीं करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकली इफेक्ट है, आप सभी जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा इतनी मजबूत नहीं होती है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पुरुष ज्यादा हो गया, वहां महिला नहीं होगी। अब पुरुष जाके नहीं बोलेंगे कि भाई समानता का अधिकार है, महिलाओं की भी जितनी संख्या पुरुषों की है बॉर्डर पर उतनी महिलाओं की कर दो। ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसी स्थिति में हमारा संविधान बोलता है कि आप भेदभाव तो कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। वो हो रहा है, जैसे बायोलॉजिकल, मैंने आपको कहा बायोलॉजिकली कुछ इफेक्ट है जो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत नहीं होती है। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 17,
अस्पृश्यता, छुआछूत, धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है कि भाई अस्पृश्यता मतलब किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि तू इस धर्म का है, तू इस जाति का है, तेरे को छूने से या तेरे को जो छुआछूत है या तेरे को छूने से क्या है कि भाई हम या तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा या हमारी जाति खराब हो जाएगी। तो आप ऐसा किसी को नहीं बोल सकते। अस्पृश्यता और छुआछूत धर्म और जाति के आधार पर कोई भी किसी से भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे भी एक भेदभाव की बात की है। अब कोई व्यक्ति आपके साथ रहता है और नहाता ही नहीं, कोई 20 दिन से 1 महीने से उससे स्मेल आती है, तो आप उसको तब छू नहीं सकते। तब तो है कि आप उसको छू नहीं सकते। लेकिन अगर आप ये धर्म और जाति के आधार पर बोलो कि तू छोटी जाति का, मैं तेरे को नहीं छूंगा, या तू किसी अन्य धर्म का, तो मैं तेरे को नहीं छूंगा, तो इस तरह के अगर भेदभाव किया जाता है, आप ऐसा भेदभाव कर सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ अगर वो नहाता नहीं है या उसको कोई बीमारियां है या इस तरह की अन्य कोई भी उसको बीमारी है, अगर उसको आप छूने से मना करते हैं तो वो उसके मौलिक अधिकारों का आप हनन नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन अगर आप धर्म और जाति के आधार पर उसका छुआछूत या अस्पृश्यता में भेदभाव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आपको सजा भी दिलवा सकता है। अब आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी आपने देखा होगा जब हमारा क्या नाम है अपना, जब हम आजाद नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो भारत में सुल्तान, बादशाह या महाराजा या अन्य सर, इस तरह की उपाधियां उस समय होती थी। तो उसका क्या कर दिया कि भारत ने जब अपना संविधान बनाया, संविधान निर्माताओं ने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उपाधियों का हम क्या कर देंगे, उपाधियों का हम अंत कर देंगे। अब उपाधियों का अंत, इसमें उपाधियों का अंत में क्या बोलता है, जैसे नेशनल अवार्ड हो गए या भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरह के जो भी अवार्ड भारत को में किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न दे दिया, पद्म विभूषण दे दिया, पद्म भूषण दे दिया, पद्मश्री दे दिया, इस तरह के कोई भी अगर अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता, मान लो मेरा नाम शुभम है तो मैं लिख दूं पद्मश्री शुभम राठौर, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ऐसी स्थिति में सरकार जो मेरे को उपाधियां दी है सरकार ने, जैसे अगर भारत सरकार भारत रत्न दिया है तो सरकार क्या करेगी, भारत रत्न वापस ले सकती है, पद्म विभूषण मेरे से वापस ले सकती है, मैं लिखूं पद्म विभूषण शुभम राठौर, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि अब मेरा पद्म विभूषण सरकार वापस ले लेंगी। आप जो सरकार आपको उपाधि देती है, भारत सरकार जो आपको उपाधि देती है, उसको आप अपने नाम के साथ सरनेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है कि उपाधियों का अंत किया गया है, मतलब समाज को बैलेंस बनाने के लिए। समाज में सब समान है, लेकिन अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तो आपको सम्मान भारत सरकार द्वारा या सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसका यूज आप सरनेम के तौर पर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 ये कहता है। लेकिन इसमें एक चीज को एक अपवाद है, अपवाद भी आप समझ सकते हैं। इस चीज को उपाधियों के अंत से कुछ चीजों को बाहर रखा गया है, जैसे एजुकेशन को, रैंक को, इन सारी चीजों को किससे रखा गया है, उपाधियों के अंत से बाहर रखा है। मान लो आपने कुछ लोग देखे होंगे, प्रोफेसर खुराना, किसने लिख दिया प्रोफेसर शर्मा, इस तरह के कुछ लोग लिखते हैं। तो इन चीज़ों को क्या ही आप बोलो कि भाई उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत, तो ये उपाधि नहीं है, ये इन कुछ चीज़ों को इससे बाहर रखा गया है। क्या कि अगर एजुकेशन में कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है या अन्य सारी चीज़ें हैं, तो उसमें क्या है कि वो अपने नाम के साथ लगा सकता है। इसको उपाधियों के अंत से बाहर रखा गया है। इसमें उपाधियों में इसकी गणना नहीं की जा सकती, आप ये समझ सकते हैं। रैंक है, कुछ आपने देखा होगा ब्रिगेडियर सूर्य बहादुर सिंह या ब्रिगेडियर फलाना फलाना करके कुछ भी आप दे सकते हो, ब्रिगेडियर शुभम, इस तरह से आप कुछ भी नाम अपने साथ लगा सकते हैं, यानी रैंक में भी आप लगा सकते हैं, या इंस्पेक्टर शुभम या इंस्पेक्टर सुरेश या इस तरह का भी कोई भी आप काम कर सकते हैं। और उसको अनुच्छेद 18 के बाहर रखा गया है, इसको उपाधियों में नहीं इसकी गणना की जाती है। एजुकेशन और रैंक को क्या रखा गया है, हमारी उपाधियों से बाहर रखा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो अनुच्छेद 12 से हमने आज तक 18 तक जो हमने आर्टिकल किया है, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और एक चीज़ और भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको धीरे धीरे जब पढ़ेंगे आपको इतना मजा आएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले जो हमारे कुछ लोग थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत अच्छे से लिखा है। एक शायर ने कहा है कि तुम्हारी हर एक मुश्किल का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कोई संविधान के बारे में किसी शायर ने लिखा है कि तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, वक्त मिले तो मुझे पढ़ना। बड़ा गजब का बोला है, वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। तो इसी के साथ मैं अंत करता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको करवाई, इसके अपने नोट्स भी बना लेना, और कल हम स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा है उसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।